ओके ओके ओके, गुड 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 गुड। तो मैं संतोष सर आप सभी का दिशा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज प्रैक्टिस सेट दूसरा मैं लेके आया हूं। तो एक वीक में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपको, जो कुछ भी मैंने सिखाया, उसी सिखाने के ऊपर जो है आपका प्रैक्टिस होगा। तो आप सभी लोग जो है वो बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़ेंगे और प्रश्नों का जवाब देंगे। तो प्रश्नों की सीरीज में चलिए आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक अपलोड होने के बाद वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये जो है लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है, तो आप वहां से भी शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। और जो है अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वहां से भी लोग देखें इसको। आज का सेशन आप लोग शेयर कर सकते हैं वहां से, व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव चल रहा है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये लाइव जो है आज हमने अपने उस पर शुरू किया हुआ है। मेरा जो पुरानी वाली आईडी है दिशा अकेडमी पे नहीं है, आने वाला जो है वो दिशा पे शुरू करेंगे, क्योंकि दिशा पे कुछ लोग हैं, वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और प्रश्न का जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। पहला प्रश्न, सभी लोग रेडी है ना? रेडी है सभी लोग जवाब देने के लिए? मैसेज करिए प्लीज। गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस तरह से है। पहला प्रश्न है, हाँ, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, बाल्यावस्था की अवधि में विकास होता है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास होता है कैसे? प्रश्न में ऑप्शन इस तरह से है। में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, नियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है, मुझसे मापा नहीं जा सकता है, तथा बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। जवाब, केवल परिणाम के रूप में परिवर्तन होते हैं, केवल नियमित रूप में होते हैं, धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता है, बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। जवाब 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 जवाब, तीन जवाब। आप यूट्यूब पे भी आ सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी आ सकते हैं। तीन जवाब आ रहा है, तीन जवाब आ रहा है, तीन। बहुत सारे लोगों का जवाब बाकी है। सारे लोग जवाब देंगे, सारे लोगों को जवाब देना है, सभी लोगों को जवाब देना है, ध्यान रखिए। जवाब सभी लोगों को देना है। जवाब तीन। हाँ, इतना देर नहीं लगना चाहिए, जवाब देने में इतना देरी नहीं होनी चाहिए। सभी के जवाब तीन है। चलिए तो मैं वापस से पढ़ता हूं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, सही है, क्वालिटेटिव परिवर्तन होता है। अगर विकास की बात है तो क्वालिटेटिव होता है। नियमित और असंबद्ध होता है, मतलब नियमित और असंबद्ध होता है। यहाँ पहली बात ये कह रहा है कि में केवल परिणात्मक परिवर्तन होता है, तो खाली परिणात्मक परिवर्तन ही नहीं होता है। बाल्यावस्था में दोनों परिवर्तन होते हैं, यानी वहां पे जो है क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में रूप होते हैं। नियमित और असंबद्ध रूप से होता है, धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता है। बट यहाँ के पे जो जवाब है वो जवाब कुछ और है। यह बहुस्तरीय और यह बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, यानी यहाँ पे बच्चे का सभी प्रकार का विकास होता है। क्या होता है? शारीरिक डेवलपमेंट जो है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, और वहां पे सोशल डेवलपमेंट, सभी प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, सभी प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं। तो इसलिए मात्र एक ही नहीं है, खाली धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता है। यहाँ पे बहुस्तरीय होता है। बाल्यावस्था में जो विकास है वह बहुस्तरीय होता है, इसलिए जवाब जो है इसका चार है। जवाब इसका चार है। परिणात्मक रूप में ही होता है ऐसा नहीं है, वहां पे दोनों रूप में होते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी रूप में दोनों में होता है, क्योंकि वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ में वहां तक चलते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका मिश्रित और बहुस्तरीय रूप में होता है इसका, बाल्यावस्था में। चलिए अगला वाला प्रश्न है, अगला वाला प्रश्न लेते हैं। अगला वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप लोग जो है यूट्यूब पे भी जवाब दे सकते हैं, यूट्यूब पे भी आकर के हमें जवाब दे सकते हैं, वहां पे भी आप विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन आपके बीच में कुछ इस तरह से है। हाँ, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवांशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल
एवं एक दिशी प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों के विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित होते हैं। एक ही क्रम में सुनिश्चित होते हैं, सुनिश्चित समय में से होता है। वापस से ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर 4, संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। ऑप्शन नंबर 4 उत्तर। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 4, सुगना सोनी 4, मनीष पवार 4, उषा कुमारी 2। विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है। कोमल शर्मा 4, विशाखा 2, हिमाली 1। विकास रुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह अवस्थाओं और पूर्व घटकों के कारण होता है। हेमलता 2, हेमलता 2। हाँ, जवाब 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 जवाब। ऐसे बैठ करके जवाब नहीं आएगा, जवाब फटाफट होना चाहिए, जवाब फटाफट होना चाहिए। निधि यादव 2, चित्रा 4, चित्रा 4। जवाब जवाब, बहुत सारे लोगों का जवाब बाकी है। विशाल सिंह 2। विकास एक सरल एवं एक दिशी प्रक्रिया है। विशाल एक सरल विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है। अभी बहुत सारे लोगों के जवाब बाकी हैं, बहुत सारे लोगों के जवाब बाकी हैं। मयूरी अभी 1, साल 1। इतना देरी में भैया जवाब नहीं चलेगा। हाँ चलिए, इसका आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या है? आंसर क्या है? क्विक होना चाहिए, इतना देरी नहीं लगनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पे तुरंत पहुंच रहा है। तो इसका जवाब है 3। इसका जवाब है 3। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, यानी वो विकास जो है एक ही जगह पे नहीं होता, एक तरह से ही नहीं होता है, बहुत तरह से होता है। यानी सांस्कृतिक विविधताएं देखी जाती हैं। विकास रुचिपूर्ण व्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। एक विकास एक सरल एक दिशी प्रक्रिया है। सभी सही है, बट जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। विकास में, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ये सारे प्रश्न सी टेट से हैं, ये सारे प्रश्न एमपी टेट से हैं। ये सारे प्रश्न, आज के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न टेट से दिए गए हैं। रीट से प्रश्न है, सी टेट से प्रश्न है, एमपी टेट से प्रश्न है, यूपी टेट से प्रश्न है और उत्तराखंड टेट से प्रश्न है। आप प्रश्नों का मिलान वहां से भी कर सकते हैं। सारे प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, आसान प्रश्न है, सारे अप्लाइड प्रश्न है, तो आप प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। तो प्रश्न का जवाब यहाँ पे जो तीसरा है वह सही है कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ये चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला प्रश्न है, अगला वाला प्रश्न का जवाब, अगला वाला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवस्थी में, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था, ध्यान करिए, मध्य बाल्यावस्था की अवधि में प्रमुख प्रमाण चिन्ह क्या है? तो प्रमुख प्रमाण चिन्ह क्या है? चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पे उसका ऑप्शन है, आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन है, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास होता है। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है। यह सारी बात पूर्व मध्य बाल्यावस्था की है, ये सारी बात मध्य बाल्यावस्था की हो रही है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। जवाब, जवाब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 3, सतपाल 2, श्रेणीदान 3। प्रतीकात्मक रूप से सतपाल ने कहा कि वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है। हाँ, जवाब जवाब जवाब, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। विशाखा 2, जालूदान, विशाखा, फटाफट फटाफट जवाब फटाफट आने चाहिए। दिनेश बंजारा, सिमरन 2, सिमरन 2, उषा कुमारी 2। आज अपने आप का आप असेस करिए कि हम अभी कितना तैयारी करनी है हमको। हेमलता, सुगना सोनी 2, विशाल सिंह 2। जवाब, जवाब फटाफट, जवाब फटाफट, फटाफट 2। हिमाली जानी 1। अभी बहुत सारे लोगों के जवाब बाकी हैं। कुल 23 लोग जुड़े हुए हैं, 23 में से 7-8 लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग सो गए हैं क्या? जिनका जवाब नहीं है उसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। जवाब नहीं आएगा तो रिमूव कर देंगे, अगर जवाब नहीं आया तो हम रिमूव करेंगे। और आप हमें चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अच्छा, चैट बॉक्स में सही तो सारे हैं, सही तो सारे हैं। तो अब यहाँ पे चैट बॉक्स में नहीं, मुझे यहाँ बताइए, क्योंकि मैं एक साथ में 2 नहीं देख पाऊंगा। जो लोग जुड़े हैं वो खाली, जो लोग यहाँ जूम पे जुड़े हुए हैं वो जूम पे जवाब दें, बाकी लोग अपना यहाँ देते रहेंगे।
हम दो दो जगह नहीं देख पाएंगे एक साथ में। बाबूदान आसिया 4, कमल चौधरी 3। हाँ, सही तो सारे हैं, 2। चलिए जवाब देते हैं, देखते हैं जवाब क्या है। जवाब इसमें से देखते हैं, जवाब है 4, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तर्क संगत बाल्यावस्था में का मुख्य प्रमाण क्या है? बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है? तो तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। बच्चों में आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा होगा, उसमें जो पियाजे ने बताया हुआ है, इसमें तर्क संगत विचारों का विकास होता है और वह मूर्त रूप से होता है, मूर्त रूप से होता है पूर्व मध्य बाल्यावस्था में। तो यहाँ पे जो जवाब है वह 4 है, जो यहाँ पे जवाब है वो 4 है। चलिए चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न। अगला वाला प्रश्न आज का, मैं कह रहा हूं कि आज का प्रश्न जो है वो आपको बहुत ध्यान से जवाब देने पड़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से देने पड़ेंगे। चलिए अगला चलते हैं, अगला वाला प्रश्न। अगला वाला प्रश्न आपके आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए शिक्षक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता हो। शिक्षक लचीला एवं प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता हो। शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता हो। शिक्षक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता हो। जवाब, जवाब 4, 4 चित्रा 2, 2 सुनील बगारिया 4, शिक्षक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता हो। जवाब, 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 जवाब। जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, जो लोग जूम पे जुड़े हो, जूम पे जवाब देंगे। जो लोग जूम पे जुड़े हो जूम पे जवाब देंगे, जो जूम पे नहीं जुड़े हैं वह हमारा जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वहां से दे सकते हैं। 4, 4, 4, 4। मनीष पवार 2, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। विशाल सिंह 4, मनीष पवार 4, यानी 4 बहुत से लोगों का जवाब कह रहा है। इसमें जवाब जो है, शिक्षक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या है, उत्तर देख लेते हैं। उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर है 2, शिक्षक लचीला एवं प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में को पूरा करता है। शिक्षक लचीला एवं बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, यानी शिक्षक क्या होता है वहां पे, लचीला होता है। बाल केंद्रित, बाल केंद्रित क्या कहती है, बाल केंद्रित कहती है कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो चाइल्ड सेंटर्ड होने की टीचर जो है रिजिड नहीं होता है, टीचर बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है और हर बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, हर बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो आज आप लोग सोचिए कि आप लोग कैसे जवाब दे रहे हैं, आप लोग कैसे जवाब दे रहे हैं, जरा ध्यान करिए। तो इसमें जिन लोगों ने जो 2 जवाब दिया है उनका सही है, बाबूदान 2। आप यूट्यूब पे जवाब नहीं दीजिए, मैं प्लीज बार बार कह रहा हूं कि जो लोग यूट्यूब पे जवाब दे रहे हैं, मुझे यूट्यूब पे देरी से मिल रहा है जवाब। यूट्यूब पे जवाब नहीं न दीजिए, यूट्यूब पे जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं इससे वो दें। जो लोग यूट्यूब पे बाहर से जुड़े हुए हैं, जो जूम पे नहीं जुड़े हैं, वो दें यूट्यूब पे जवाब, क्योंकि हमको यूट्यूब पे देरी से आंसर मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है। शिक्षकों को कक्षा में बहुभाषिकता को समझना चाहिए। शिक्षकों को कक्षा में बहुभाषिकता को समझना चाहिए, बहुभाषिकता को समझना चाहिए, यानी जो टीचर है उसको वहां क्लास में जो है मल्टीलिंगुअल को समझना चाहिए। क्यों चाहिए? तो उसका जवाब है, एक समस्या के रूप में, एक व्यवस्थागत मुद्दा के रूप में, एक गुण और साधन के रूप में, एक रुकावट के रूप में। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जो शिक्षकों को मल्टीलिंगुअलिज्म को समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? एक समस्या के रूप में, एक समस्या के रूप में, एक व्यवस्थागत मुद्दा के रूप में, एक एसेट के रूप में, एक रुकावट के रूप में। कहाँ कैसे समझना चाहिए, कहाँ कैसे समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए? जवाब, किस रूप में समझना चाहिए? देशराज 2, सुगना सोनी 2, कोमल शर्मा 3, सिमरन निधि 3, 3, जालूदान 3। जवाब दीजिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए? हेमाली जानी 2, सुनील बगारिया 2, एक मुद्दा के रूप में, एक मुद्दा के रूप में। जवाब, जवाब दीजिए। शिक्षकों को कक्षा में बहुभाषिकता को समझना चाहिए, एक समस्या के रूप में, एक व्यवस्था मुद्दा के रूप में, एक गुण के रूप में, एक रुकावट के रूप में। जवाब दीजिए। और जो जो जवाब सही दे रहा है, जितने जवाब आपने दिए हैं उतना नोट करते जाए कि हमने कितने जवाब दिए हैं, और मुझे उसका समरी दीजिएगा कि हमने कितने सही जवाब दिए हैं। मनीष पवार 2, अभी और बाकी हैं जवाब, जवाब दीजिए। बहुत सारे लोगों के जवाब बाकी हैं, बहुत सारे लोगों के जवाब बाकी हैं।
ये दो आए हैं, बाबूदान का और सोहन शर्मा 3। अच्छा हाँ, जवाब बाकी है। श्रीनिधान 2, दिनेश बंजारा 2, जवाब बाकी है। जवाब बाकी है अभी बहुत सारे लोग हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है वो 3 है। इसका आंसर 3 है। बहुभाषिकता को एक एसेट के रूप में समझना चाहिए, एक रिसोर्स के रूप में जानना चाहिए। बहुभाषिकता एक समस्या नहीं है, बहुभाषिकता एक सिस्टेमेटिक इशू नहीं है। उसे कैसे समझना चाहिए, इसके रूप में एक आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे लोग कहते हैं कि हमारे आसपास इतने सारे लोग हमको डिस्टर्ब करते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हमको डिस्टर्ब करते हैं, तो डिस्टर्ब करते हैं वो आपकी समस्या, मतलब अगर आप उसको समस्या के रूप में लेंगे तो समस्या होगी। उसको अगर आप रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं। जैसे कई क्लास में हिंदी भी बोली जाती है, अंग्रेजी भी बोली जाती है, गुजराती भी बोली जाती है, तो वो भाषा को, उस भाषा को समस्या नहीं है, वो उस भाषा को आप एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करिए, तो उससे बच्चों को और भाषा विकास होगा और ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे वह एक एसेट है। एसेट मतलब क्या, एक आपके पास एक मतलब एक वो चीज है, बैठी हुई चीज है आपके पास, जिसको कहते हैं ना कि हमारे पास ये डिपॉजिट है, हमारे पास ये जो है हमने बहुत बड़ा खजाना रखा है, तो वो आपके पास एक खजाना है। बहुभाषिकता यहाँ पे एक खजाने के रूप में इस्तेमाल होनी चाहिए, एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल होनी चाहिए, ना कि जो है प्रॉब्लम के रूप में, एक सिस्टमेटिक इशू के रूप में, या फिर एक रुकावट के रूप में, वह नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो जवाब है, वह जवाब यहाँ पे 3 है कि कक्षा में अगर कोई बहुभाषिकता है तो उस बहुभाषिकता में, बहुभाषिकता को शिक्षक को समस्या नहीं समझनी चाहिए, वहां पे इशू भी नहीं समझना चाहिए, वहां पे क्या समझना चाहिए, एक साधन के रूप में समझना चाहिए। चलिए, तो यहाँ तक जो है ये प्रश्न हो गया। छठवां प्रश्न लेते हैं। छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। छठवां प्रश्न, हाँ, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? कोई कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में व्याकरण किस पर बल देता है? कोई कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में व्याकरण किस पर बल देता है? तो जवाब है आपके सामने कुछ इस तरह से। जवाब है आपके सामने कुछ इस तरह से। हाँ, पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण कराने में, पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने में, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक मुद्दों को स्पष्ट करने में, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणीय बिंदुओं को स्पष्ट करने में, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणीय बिंदुओं को परिभाषित करने में, परिभाषा बताने में। कौन सा जवाब सही है? जवाब दीजिए। यानी संदर्भ में, ये इतना आसान नहीं जवाब देना, फिर भी दीजिए। दो, दो जवाब है, दो। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणीय बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहिए। हाँ, आरती सुगना सोनी 2, जवाब 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 जवाब। विशाखा 4, 4, 4, जवाब जवाब। चित्रा 3, जवाब आना चाहिए, जवाब फटाफट, जवाब फटाफट, जवाब फटाफट। विशाल सिंह 2, कोमल शर्मा 4। सभी के अलग अलग जवाब आ रहे हैं, आज कोई एक जैसा जवाब नहीं आ रहा है, आज किसी का एक जैसा जवाब नहीं आ रहा है। यही है, देखिए यही है टेस्ट, यही से हमको समझना है। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने में, यानी पाठ के अंत में पूरी भाषा को जो है पूर्ण करवाने में व्याकरण का इस्तेमाल हो सकता है, या पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणीय बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहिए, या पाठ के अंत में समस्त व्याकरणीय बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहिए, या पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणीय बिंदुओं को परिभाषा बताने में, यानी पाठ में जितने जितने व्याकरणीय बिंदु आ रहे हैं उनको समझाने में। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। जवाब क्या है? जवाब देख लेते हैं। जवाब है 2। जवाब है इसका 2। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणीय बिंदुओं को स्पष्ट करने में, जो है पाठ पढ़ाते समय जहां जहां पे व्याकरणीय बिंदु आ रहे प्रसंग में, प्रसंग के समय में, उन्हीं को जो है वो समझाना चाहिए। तो यहाँ पे संदर्भ और प्रसंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो इसका उत्तर है वह 2 है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं है, बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, नहीं है। और जवाब ले लेते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, विकास एक क्रम का पालन करते हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंत क्रिया का परिणाम हो, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। जवाब, जवाब, जवाब। 4, हेमलता 4, 4, 4, 4, कोमल शर्मा 4, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। निधिया 2, 4, 4, 4, 4, सबके जवाब 4 आ रहे हैं। सिमरन मनीष 4। चलिए जवाब ले लेते हैं। जवाब क्या है? हाँ सही बात है, आप लोग के जवाब जो है वो सही है।
सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति, विकास और अधिगम दोनों साथ में बढ़ते हैं। ये जो है चौथा वाला जवाब का सिद्धांत। अच्छा, यहाँ पे ये जो चार है वाला, ये वाला जो है इसका जवाब सही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न लेते हैं। अगला वाला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। नवीन जानकारी शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो आपके आपके सामने जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण, अनुकूलन, समायोजन, अहम केंद्रितता। आत्मसातीकरण, अनुकूलन, समायोजन, अहम केंद्रितता। कौन सा जवाब सही है? सतपाल एक, एक एक, हेमलता एक, जवाब जवाब सुगना सोनी, उषा कुमारी एक 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 एक, जवाब 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 जवाब। मैंने इसके बारे में समझाया हुआ था कि क्या होता है, क्या होना चाहिए। जवाब 4, अहम केंद्रितता। दिनेश बंजारा एक। अभी बहुत सारे लोगों के जवाब बाकी हैं, बहुत सारे लोगों के जवाब बाकी हैं। चलिए, तो यहाँ पे इसका जवाब ले लेते हैं। जवाब क्या है? जवाब है एक, जवाब है एक, आत्मसातीकरण, एजिमिलेशन। तो जो है स्कीमा को बदलने के लिए आत्मसातीकरण जो है वह होना चाहिए। स्कीमा बदल करके हम आत्मसात करते हैं, उसको आत्मसातीकरण कहते हैं। तो ये हमारा जो है पहला वाला प्रश्न जो जवाब है वह सही है। ओके, अगला चलते हैं। विकास डैश 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 से डैश डैश की ओर बढ़ता है। विकास डॉट 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 से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। इसके दो जवाब हैं, दो जवाब हमको भरने इसमें से, दो जवाब भरने। जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, साधारण से आसान की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जवाब जवाब किधर से किधर की ओर बढ़ता है विकास? विकास किधर से किधर की तरफ बढ़ता है? चार, तीसरा चार, चार बाबूदान, चार, चार सुगना सोनी, चार, जवाब मनीष, चार, चार। आप लोग यूट्यूब पे भी जवाब दे सकते हैं जो लोग हैं। अच्छा आ रहा है, ये हटा दो यहाँ से। एक, कमल चौधरी, चार, जनरल टू स्पेसिफिक, दिनेश बंजारा, चार चार चार, विशाल सिंह। और कोई है जवाब देने के लिए? हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जो इसका जवाब चार है वो सही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, ये मैंने बताया हुआ था, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला जवाब पे चलते हैं। अगला वाला जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी मैच कौन नहीं करता है? मैच कौन नहीं करता है? ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष, शारीरिक क्षमताएं तथा मनोगत्यात्मक पक्ष, अनुप्रयोग तथा भावनात्मक पक्ष, अभिवृत्ति तथा भावनात्मक पक्ष। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? जवाब दीजिए। तीन, तीन उषा कुमारी, दो, तीन आरती गुर्जर, तीन श्रेणीदान, तीन, जवाब 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 देशराज, जवाब कोमल, जवाब जवाब सुगना, जवाब जवाब नहीं आ रहे हैं। सिमरन चौहान, मनीष पटीर, जवाब जवाब दीजिए। सोनी, तीन, इतना देरी से जवाब नहीं आना चाहिए, क्विक जवाब आना चाहिए। हेमलता, तीन, इतना देरी से नहीं आना चाहिए। चित्रा, तीन, तीन। टेंसी, टेंसी क्या है? टेंसी क्या जवाब दे रहे हैं आप? हाँ, चलिए। जालूदान चारण, तीन, जालूदान चारण, तीन, जालूदान, ये हेमाली जानी और जालूदान, दो। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। तो जवाब जो है वो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है तीन, तो तीन इसका जो है यह सुमेलित नहीं हो रहा है। अनुप्रयोग और भावनात्मक पक्ष सुमेलित नहीं हो रहा। अनुप्रयोग और भावनात्मक पक्ष दोनों अलग हैं। आप लोगों को ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ाई गई होगी, मन नहीं है तो पढ़ाया जाएगा आगे, जिसमें जो है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डेवलपमेंट की बात करी जाती है। तो जो है ज्ञान और संज्ञानात्मक पक्ष को संबोधित करता है, जो है वो शारीरिक क्षमताएं और जो है मनोगत्यात्मक पक्ष को संबोधित करता है। अभिवृत्ति जो है वो भावनात्मक पक्ष को संबोधित करता है, जबकि अनुप्रयोग जो है वो भावनात्मक पक्ष को नहीं करता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला जो जवाब है वह सुमेलित नहीं है। तीसरा वाला जो जवाब है वह सुमेलित नहीं है। यहाँ पे तीसरा जवाब जो है वह राइट है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न लेते हैं। बहुसंवेदी उपागम का अर्थ है मल्टी सेंसरी अप्रोच। मल्टी सेंसरी अप्रोच का मतलब क्या है? तो है दृश्य श्रव्य माध्यम का प्रयोग, विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग, स्पर्श माध्यमों का प्रयोग, गतिबोध माध्यम का प्रयोग। चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए।
मल्टी सेंसरी दो, 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 विशाखा दो, जवाब 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 जवाब, कोमल शर्मा दो, फटाफट फटाफट, बाबूदान, आरती, देशराज, जवाब 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 जवाब, फटाफट जवाब आने चाहिए, जवाब आने चाहिए। निधि यादव दो, निधि यादव दो, जवाब जवाब जवाब, बहुत सारे लोगों का जवाब बाकी है, इतनी देरी नहीं होनी चाहिए, इतनी देरी होगी तो हम रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देंगे, फटाफट जवाब, जवाब आना चाहिए फटाफट। जालूदान, हाँ चलिए, तो बहुत सारे लोगों के जो जवाब है वह दो हैं, सही बात है। तो यहाँ पे जो है विभिन्न संवेदी माध्यमों का उपयोग करना, तो जवाब ले लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो विभिन्न संवेदी माध्यमों का उपयोग करना यानी अलग अलग हमारे पास जो है आंख है, कान है और टेस्ट है, टच है, इन सभी का जो है इस्तेमाल हमको करना है, तो उसके कहते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच। तो क्लासरूम में मल्टी सेंसरी अप्रोच का भी इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए, तो उससे भी बच्चों का फायदा होता है और बच्चों को अच्छी तरह से हम सिखा सकते हैं। चलिए 12वां प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, सभी विकास दर समान नहीं होते हैं, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है, इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है, जवाब दीजिए। तीन, अच्छा तीन जवाब है इसका, विकास हमेशा रेखीय होता है। अच्छा चलिए, बाबूदान दो, विकास हमेशा रेखीय होता है। श्रेणीदान दो, विकास हमेशा रेखीय होता है। यहाँ पे है एक एक सिद्धांत है, इसमें से एक सिद्धांत है, कौन सा, दो, सभी विकास दर समान नहीं होते, सभी विकास दर समान नहीं होते, अंतर प्रक्रिया संबंधित नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्या है, जवाब दीजिए। तीन, विकास हमेशा रेखीय होता है। अच्छा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, सबसे सटीक है, निगेटिव प्रश्न है, निगेटिव प्रश्न है, आपको निगेटिव में से पॉजिटिव निकालना है। मनीष पवार दो, दो, चलिए और भी किसी का जवाब है, हिमाली तीन। आप सभी लोग अपने प्रश्नों के जवाब को नोट कर रहिएगा, कितने आप जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब कितना सही हुआ है। चलिए दो, दो, जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं, इसका क्या है, जो जवाब है वो दो है। सभी विकास दर समान नहीं होते हैं, हर एक प्रकार की विकास, आप कहो कि सभी विकास एक समान चलते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सारे विकास समान चलते हैं, ऐसा नहीं होता है। विकास चलने में निरंतर तो चलते हैं, बट एक समान नहीं चलते हैं, एक समान नहीं चलते हैं, ये जो है इसका जवाब वह सही है। लीनियर तो होता ही नहीं है, जो विकास है वह लीनियर नहीं होता है, लाइनिंग नहीं होती, वो स्पाइरल होता है। हाँ, विकास वर्तुलाकार होता है, वह लीनियर नहीं होता, वह वर्तुलाकार होता है, वहां भी जवाब है। तो हमेशा वह चक्राकार होता है, विकास तो लीनियर तो होता ही नहीं है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ये भी नहीं हो सकता है। विकास सभी प्रक्रियाओं में अंतर संबंधित नहीं है, वह अंतर संबंधित है एक दूसरे के साथ में। तो पहला वाला भी नहीं, तीसरा वाला भी नहीं, चौथा वाला भी नहीं, तो जो दूसरा वाला जवाब है वही सही है। तो जो दूसरा वाला जवाब जिन लोगों ने दिया है वह सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है क्या है, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। जो डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं वो डेवलपमेंट के डोमेन को बताइए, इसमें डेवलपमेंट के डोमेन पूछ रहे, इसमें जवाब है दो, जवाब है दो, जवाब दीजिए। बहुत सारे लोगों के जवाब दो आ रहे हैं, दो 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 जवाब आ रहे हैं, जवाब आ रहे हैं, जवाब विशाल सिंह, निधि यादव, दिनेश बंजारा, जवाब जवाब जवाब, हेमलता, हेमलता जवाब, जवाब विशाखा दो, जवाब, जवाब दीजिए, जवाब, जवाब आने चाहिए फटाफट। मनीष पवार, सुनील बंजा हाँ, बाबूदान, बाबूदान, हाँ जवाब 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 जवाब, बाबूदान, जालूदान, फटाफट फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, चलिए तो ठीक है, सही बात है, जो जवाब है इसमें दो है, जो है फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, ये है, इसमें आध्यात्मिक नहीं आता है। आध्यात्मिक जहां आया हुआ आध्यात्मिक नहीं आता है, आध्यात्मिक वाला और मनोसामाजिक वाला मनोवैज्ञानिक नहीं आता है, बाकी सभी है। तो पहले वाले में आध्यात्मिक है, नहीं हो सकता है, तीसरे वाले में आध्यात्मिक है, नहीं हो सकता है, चौथे वाले मनोवैज्ञानिक है, नहीं हो सकता है, तो जो दूसरा वाला जवाब है वह सही है, तो जवाब नंबर दो सही है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, सीखने का क्षेत्र है।
व्यावसायिक, अनुभविक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, कौन सा सीखने का क्षेत्र है? जवाब, व्यावसायिक क्षेत्र जो है वह सीखने का क्षेत्र है, अनुभविक क्षेत्र है, भावनात्मक क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है। जवाब, 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 फटाफट जवाब, फटाफट। दो 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 जवाब दो, जवाब दो। दूसरा एक्सपीरियंस, दूसरा एक्सपीरियंस। बाबूदान, बाबूदान दो, एक ने कहा दो, बाकी सारे दो। हाँ, उषा कुमारी दो। जवाब, जवाब, फटाफट 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 जवाब दो। जवाब, 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 जवाब। ब्लूम को आप लोग जानते होंगे, ब्लूम, ब्लूम, ब्लूम को जानते होंगे, ब्लूम को जानते होंगे। ब्लूम ने कहा था, ब्लूम ने लर्निंग के 3 डोमेन बताए हुए थे। लर्निंग के 3 डोमेन बताए थे। लर्निंग के 3 डोमेन क्या थे? तो एक था कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। नहीं श्रेणीदान जी, इतना देरी से हम जवाब नहीं मानेंगे आपका, तुरंत जवाब दीजिए। इतना देरी जवाब नहीं माना जाएगा। इतना देरी में जवाब देने वालों के जवाब माने नहीं जाएंगे। वो इतना देर नहीं लगता जवाब देने में। साइकोमोटर। तो ये 3 जो है वो लर्निंग के डोमेन है। लर्निंग के डोमेन ये 3 है। सर सबसे पहले दिया हुआ था, तो दिया हुआ तो अच्छी बात है, तो इतना देर से मत दिया। हाँ, इतना देर से फिर दोबारा देने की जरूरत नहीं है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। 14-2 आप क्या लिख रहे हैं? 14-2, 14-2 का क्या मतलब है? हाँ चलिए, तो यहाँ पे जो है वो ब्लूम की टेक्सोनॉमी में 3 प्रकार के जो है वो लर्निंग के क्षेत्र बताए गए, 3 डोमेन बताए गए। तो उसमें जो है, इसमें व्यावसायिक आता है क्या? कहीं नहीं है। अनुभविक आता है क्या? कहीं नहीं है। भावनात्मक आता है क्या? अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इसके पहले भी एक प्रश्न आया होता। आध्यात्मिक जो है नहीं है इसमें। तो इसमें जो है ये वाला जो भावनात्मक पक्ष है यही सही है इसका। चलिए, तो यहां तक सभी ने समझा। आगे चलते हैं, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ले लेते हैं। जवाब जो है इसका 3 है, भावनात्मक। जो जवाब 3 है भावनात्मक, लर्निंग इसमें नहीं है। लर्निंग इसमें नहीं है, अनुभवित मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे जो भावनात्मक पक्ष है वो भावनात्मक पक्ष सीखने का क्षेत्र है। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 15वां प्रश्न आपके सामने है। जब बच्चा कार्य करते हुए उगने लगता है, जब कोई बच्चा कार्य करते हुए उगने लगता है, यह किस बात का संकेत करता है? यह किस बात को संकेत करता है? संकेत किस बात को करता है? तो इसका जवाब ले लेते हैं, ऑप्शंस। बच्चे को अनुशासित करने की आवश्यकता है, यानी काम नहीं कर रहा, उग रहा है, उसको अनुशासित करो। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार होता है, यानी जो है वो बार बार हो रहा है इसलिए हो सकता है। बुद्धिमान बच्चा नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। कौन सा जवाब है? कौन सा जवाब है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कौन सा जवाब हो सकता है? जवाब दो, 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 जवाब दो। एक विशाल सिंह, एक कोमल शर्मा, एक हेमलता, सुनील, विशाखा दो, श्रेणी, मनीष। जवाब फटाफट, चित्रा दो, फटाफट फटाफट जवाब। कोमल शर्मा, दिनेश बंजारा, मनीष। हाँ, यहाँ पे है बच्चे को अनुशासित करने की आवश्यकता है, तो ये हो नहीं सकता, बच्चे को अनुशासित आप कर नहीं सकते हैं। अगला है संभवतः बच्चों का कार्य यांत्रिक रूप से बार बार, यानी मशीनरी रूप में बार बार मशीन रूप में हो रहा है, उसको कुछ अलग से सीखने को नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है यही वाला जवाब सही है। जो दूसरा वाला जवाब है इसका यहाँ पे सही है, कि बच्चों को अगर यांत्रिक रूप से बार बार वही काम हो रहा है तो बच्चा वहां पे उगने लगेगा। बार बार अगर रिपीटेशन होगा, बार बार वही तो बच्चा वहां उगने लगेगा। तो इसलिए जो है यहाँ मशीन के रूप में काम नहीं करना चाहिए, बच्चे को अनुभव के आधार पर काम कराना चाहिए। बच्चे को लर्निंग हो ऐसा, बच्चे को कुछ अलग तरीके, आउट ऑफ बॉक्स हो, इस तरह से काम होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे दूसरा वाला जो जवाब है वह सही है, यानी मशीन के रूप में, यांत्रिक रूप में नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, 16वां प्रश्न है आपके सामने। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक जो विकास का क्रम है वह किस तरीके में होता है? इसका ऑप्शंस है, सांवेदिक मूर्त अमूर्त रूप में, अमूर्त सांवेदिक मूर्त रूप में, मूर्त अमूर्त सांवेदिक रूप में, अमूर्त मूर्त और सांवेदिक रूप में। किस रूप में होता है? जवाब, बच्चा जब जन्म लेता है और किशोरावस्था तक जाता है तो उसका जो विकास का क्रम है वह किस तरह से होता है? श्रेणीदान एक, सतपाल एक, सुनील बंजारा बगारिया, हाँ, विशाल सिंह, निधि एक। जवाब एक, 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 हिमालय जानी एक, कोमल शर्मा एक, हाँ, दिनेश। जवाब प्रेम राज पुरोहित, प्रेम राज पुरोहित दो, दिनेश, देशराज, चित्रा। जवाब फटाफट, अभी बहुत सारे लोगों के जवाब बाकी हैं।
जवाब बाकी हैं। हिमाली जानी 2, सोहन शर्मा 1। अच्छा, हाँ, चित्रा 1। चलिए, अभी बहुत सारे लोग के जवाब बाकी हैं, जवाब नहीं दे रहे आप लोग, जवाब नहीं आ रहे हैं, जवाब नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। जवाब नहीं आ रहे हैं। जालूदान 3। चलिए देख लेते हैं इसका जवाब क्या है। तो जवाब इसका जो है वो पहला वाला जवाब सही है। पहला जवाब इसका सही है, 3 नहीं हो सकता जालूदान। जवाब 1 है कि पहले जो है वह संवेदी रूप में विकास होता है, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर होता है, फिर मूर्त रूप में होता है, फिर अमूर्त रूप में होता है, जो पियाजे के सिद्धांत में कहा गया है। पियाजे के सिद्धांत में कहा गया है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट पहले होता है, फिर जो है वह उसके बाद जो है उसके बाद तो ये पहले बच्चे का संवेदी विकास होता है, फिर वह जो कंक्रीट जो है होता है, फिर जो है एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट वह जो आकर के बच्चा आगे की अवस्था में जो फॉर्मल ऑपरेशनल है उसमें जाकर के सीखता है। तो ऐसे यह जो है पहला वाला जवाब यहाँ पे क्या है, सही है। पहला वाला जवाब यहाँ पे सही है कि संवेदी विकास पहले, उसके बाद जो है कंक्रीट, फिर उसके बाद जो है वह एब्स्ट्रैक्ट डेवलपमेंट बच्चे के अंदर में होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला जवाब लेते हैं। प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 17वां जो प्रश्न है वो कैसा है। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से है। एक प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या है, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, यानी जो फिक्स पाठ्यक्रम है उसी का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देनी चाहिए, उनमें कंपटीशन डेवलप करना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। हाँ, जवाब 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 दीजिए, जवाब दीजिए। 2, 2 प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। 3, 3 विशाखा, हाँ 3, 3, 3, 3 जवाब फटाफट फटाफट जवाब। दिनेश बंजारा 2 प्रतिस्पर्धा का विकसित करना चाहिए। मनीष पटेल 3, 3 विद्यार्थियों में उनके एकेडमिक अंकों पर नामांकित करना चाहिए। कोई नहीं जवाब दे रहा है। 3 जालूदान 3, जालूदान 3, बाबूदान सुनील बगरिया 3 जवाब। फटाफट 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 फटाफट। यहाँ पे भी सोहन शर्मा नए कोई है, सोहन शर्मा जवाब दे रहे हैं, और कोमल चौधरी भी 3। हाँ सही बात है। चलिए जवाब ले लेते हैं। जवाब इसका क्या है, जवाब जो है वो बिल्कुल सही है, 3 है। ज्ञान की संरचना के प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक प्रगतिशील, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि उनकी ज्ञान जो है वो मिले उनको। तो ऐसा ये जो है तीसरा वाला जवाब यहाँ पे सही है। अटल पाठ्यक्रम तो विकसित होना नहीं चाहिए, एकदम फिक्स पाठ्यक्रम पढ़ाना है, वो प्रगतिशील क्लासरूम का है ही नहीं। प्रतिस्पर्धा विकसित करना, तो यह जो है प्रतिस्पर्धा विकसित करेंगे तो जो प्रगतिशील होगा ही नहीं, बच्चे खाली कॉम्पिटिटिव कंपटीशन करेंगे एक दूसरे के साथ में, वो ज्यादा नहीं सीखेंगे। बच्चों के एकेडमिक मार्क्स के आधार पर दे देंगे तो भी प्रगतिशील नहीं होगा। तो यहाँ पे जो तीसरा है वह जवाब सही है। चलिए अगला आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है, प्रतिरोपित किया जा सकता है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। जवाब जो इसके ऑप्शंस हैं वो इस तरह से हैं। केवल आनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, ना आनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगर किसी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस आ रहा है तो वह किसकी वजह से आ रहा है। जवाब जवाब किसी बच्चे में अगर इंडिविजुअल डिफरेंस आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है। जवाब 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 मनीष पटेल, विशाखा, हेमलता, श्रेणीदान, प्रेम पुरोहित, दिनेश बंजारा, चित्रा, सतपाल। किसकी वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है। जवाब किसकी वजह से आ रहा है। केवल आनुवंशिकता से आ रहा है, पर्यावरण से आ रहा है, या ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण पर आ रहा है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों पर आ रहा है। तो क्या है जवाब। सही बात है, जो जवाब है वह जो 4 है वह जवाब 4 है, यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस प्रत्यारोपित किया जाता है। यानी इंडिविजुअल डिफरेंस मात्र आनुवंशिकता से ही नहीं आ सकता है और मात्र पर्यावरण से भी नहीं आ सकता है, यह दोनों के मिले जुले हुए रूप से आता है। जो है वह हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों के मिले जुले रूप से इंडिविजुअल डिफरेंस परिलक्षित होता है। यहाँ पे जो है 4 का जवाब सही है। ओके आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न है आपके सामने कुछ इस तरह से। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा विचार जो संबंधित करता है। निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंत क्रिया का सिद्धांत, अंत संबंध का सिद्धांत। कौन से सिद्धांत से संबंधित करता है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। कौन से करता है। एक 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 जवाब 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 मनीष
जवाब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। एक, अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं जवाब देने के लिए, जवाब देने के लिए बाकी हैं। तो सही है, सही है। यहाँ पे अगर निरंतर जो है समाप्त न हो रही है, इसका मतलब वो निरंतर चल रही है। विकास कभी समाप्त नहीं हो रही है, वो निरंतर चल रही है, मतलब वो चलती जा रही है, तो उसको कहेंगे क्या, निरंतरता का सिद्धांत, उसी का यहाँ पे मीनिंग है। तो निरंतरता का सिद्धांत जो है यहाँ पे सही है। चलिए आगे चलते हैं, 20वां प्रश्न लेते हैं आपके सामने। 20वां प्रश्न है कुछ इस तरह से, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ, मानव की बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डॉट 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 के योग्य बनाती है। क्या करना है उसे, क्या समझना है? तो शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, मतलब मानव की बुद्धि और विकास की समझ अगर किसी शिक्षक को है, तो शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रख सकता है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता रख सकता है, शिक्षार्थियों को यह बताने की वह अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं यह ध्यान कर सकता है, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास को योग्य बना सकता है। कौन सा सही है इसमें से, कौन सा सही है, कौन सा सही है? जवाब, जवाब, जवाब। सतपाल 2, प्रेम पुरोहित 2, विशाल 4, विशाखा 2, जालूदान। जवाब कोमल शर्मा, जवाब दीजिए, जवाब कौन सा हो सकता है? श्रेणीदान, जवाब दीजिए, जवाब, 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 जवाब। विशा देशराज, जवाब दीजिए फटाफट। दिनेश, हिमाली, सुगना, मनीष, जवाब, जवाब। बहुत सारे लोग के जवाब नहीं आए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब क्या हो सकता है? जवाब क्या हो सकता है? मानव बुद्धि एवं विकास की समझ में शिक्षकों के योग्य बनाती, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण रखने में, शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता रखने में। जवाब अभी नहीं आया है बहुत सारे लोगों का। शिक्षार्थियों को यह बताने में कि वह अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकता है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण में। तो इसका जवाब है, वह है क्या? जवाब देखते हैं, जवाब है इसका 2, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता रखने में। अगर शिक्षक को बुद्धि और विकास के बारे में समझ है, तो अलग अलग प्रकार के बच्चों को अलग अच्छी तरीके से वह शिक्षण दे सकते हैं, स्पष्ट रूप से शिक्षण दे सकते हैं। वह जो लर्निंग का कर्व है, वो लर्निंग का कर्व है, उस लर्निंग के कर्व के आधार पे टीचर जो है वह बच्चों को बता सकता है। यानी अगर अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, तो अलग अलग प्रकार के बच्चों को टीचर जो है वह सिखा सकता है, बता सकता है, अगर उनको बुद्धि और विकास के बारे में समझ है तो। चलिए आगे चलते हैं, अगला जवाब लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, 21वां प्रश्न आपके सामने है कुछ इस तरह से। 21वां प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से है। हाँ, प्रकृति पोषण विवाद, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर किससे संबंधित है? नेचर वर्सेस नर्चर किससे संबंधित है? आनुवांशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण जीवन विज्ञान से, वातावरण पालन पोषण से। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जवाब, जवाब किससे संबंधित है? सतपाल 1, सतपाल 1, नेचर वर्सेस नर्चर किससे संबंधित है? अनुवांशिकी एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीवन विज्ञान से, वातावरण पालन पोषण से। जवाब 4, 4, 4, 4, 4, हेमलता 4, 4, वातावरण एवं पालन पोषण, जो प्रकृति एवं पोषण वह किससे संबंधित है? 4, उत्तर आ रहा है 4, 4। जवाब, जवाब फटाफट 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 जवाब, जवाब दीजिए। सिमरन, सिमरन चौहान 4, जवाब दीजिए। जवाब बहुत बाकी है, जवाब वही बहुत बाकी है। जवाब, जवाब 1, यहाँ पे आ रहे हैं 1, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए हमको। जवाब 4। चलिए जवाब देख लेते हैं, जवाब क्या है इसका? जो सही आंसर है, वह सही आंसर है 1, आनुवांशिकी एवं वातावरण, जो प्रकृति और पोषण यानी नेचर, जो नेचर है, एक है नेचर, एक को कहेंगे नेचर। नेचर मतलब क्या? उसका आनुवांशिकी। एक है नेचर और दूसरे को कहते हैं नर्चर। नर्चर मतलब पोषण, NURTURE, नर्चर। जो नर्चर है इसको कहते हैं पोषण। तो एक जो है नेचर, वह संबंध करेगा किससे? आनुवांशिकी से। और जो ये वातावरण है वह संबंध करेगा किससे? नर्चर से। तो ये जो है पहला वाला जो जवाब इसका है वह सही है। चलिए, तो पहला वाला जवाब सही था। बीएड वालों को तो पढ़ाया गया था अच्छी तरह से, उनको तो समझ में आना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। 22वां प्रश्न जो है, 22वां लेते हैं। 22वां प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से, निगमनात्मक तर्कड़ा, निगमनात्मक तर्कड़ा यानी डिडक्टिव, डिडक्टिव तर्कड़ा, डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग में शामिल है। डिडक्टिव रीजनिंग में निगमनात्मक मतलब क्या? डिडक्टिव रीजनिंग में शामिल है। सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा, विशिष्ट से समान की ओर तर्कड़ा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषणात्मक परक, सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी। जवाब, जवाब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। डिडक्टिव रीजनिंग,
जवाब 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 दो, एक, जवाब दो, किसी का दो आ रहा है, कोमल शर्मा एक, जवाब अभी बहुत सारे लोग के बाकी हैं, जवाब बहुत सारे लोग के बाकी हैं, सुगना सोनी जवाब दीजिए दो, सिमरन चौहान एक, कंफ्यूजन है अभी सभी लोगों को डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव में। डिडक्टिव, डिडक्टिव, यह डिडक्टिव है, DEDU। डिडक्टिव, जवाब 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 दीजिए। जवाब बहुत सारे लोगों के नहीं आए अभी, जवाब बहुत सारे लोगों के नहीं आए हैं, जवाब अभी बहुत सारे लोगों के नहीं आए हैं, जवाब दीजिए। जवाब विशाखा एक, प्रेमराज पुरोहित एक। चलिए तो जवाब ले लेते हैं यहाँ पे, क्या है जवाब इसका, सही जवाब क्या हो सकता है। सही जवाब जो है वह सही जवाब क्या है, तो सही जवाब यहाँ पे ले लेते हैं। सही जवाब चित्रा का जवाब अभी आ रहा है, तो सही जवाब जो है वो एक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, मैंने इसको क्या बताया हुआ था, मैंने इसको बताया हुआ था, ये यहाँ पे अगर डिडक्टिव रीजनिंग है तो डी, इसका जो सीधा सीधा सा है इसको कहेंगे DGS। DGS वो उसको मैंने बताया हुआ था ISD, इंडक्टिव को मैंने बताया हुआ था ISD, और मैंने डिडक्टिव को बताया हुआ था DSD। डी मतलब डिडक्टिव, जी मतलब जनरल, और एस मतलब स्पेसिफिक, यानी जनरल से स्पेसिफिक की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये जो है इसका जवाब सही होगा, मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है, निगमनात्मक यानी डिडक्टिव रीजनिंग की तर्कड़ा जो है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर की तर्कड़ा होती है। चलिए यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। जवाब आप लोगों के नहीं आ रहे हैं, जवाब आने चाहिए, जवाब नहीं आ रहे हैं, जवाब आने चाहिए। आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न लेते हैं, जो है वो 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि में, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि में भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन प्रदान करते हैं, इनमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन में से कौन प्रदान करते हैं वो देखते हैं। हाँ, चलिए ऑप्शन जो है उन ऑप्शनों को देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, जवाब दीजिए। भाई बहन एवं अध्यापक, वो जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में भूमिका अदा करते हैं, अध्यापक एवं साथी करते हैं, माता पिता और करते हैं, माता पिता एवं भाई बहन करते हैं। जवाब सतपाल चार, सुनील बगरिया एक, सुमना सोनी चार, विशाखा चार, श्रीनिदान प्रेम व्रत पुरोहित, हेमलता, उषा कुमारी। हाँ जवाब, जवाब उषा कुमारी, देशराज, हिमाली जानी, निधि यादव। हाँ जवाब 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 सिमरन चौहान, सिमरन चौहान, सुनील बगारिया। जवाब दीजिए, अभी बहुत सारे लोग जवाब नहीं आ रहे, जवाब दीजिए सभी लोग, सभी लोग जवाब दीजिए। इसमें से कौन बाल्यावस्था की अवधि में भूमिका निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं, उनको जवाब दीजिए। जालूदान चारण दो, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता। अभी और कोई है जवाब, चलिए नहीं है तो यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। कमल चौधरी एक, सही बात है, कमल सही है, जवाब है यहाँ पे एक, जवाब है एक, भाई बहन एवं अध्यापक। नहीं, जवाब यहाँ पे, ये जवाब जो है ना, ये जवाब बराबर नहीं है, जवाब यहाँ पे होगा चार, ये जवाब यहाँ पे गलत है, जवाब यहाँ पे एक नहीं है, जवाब वो यहाँ पे होगा चार, जो चौथा वाला है ये चार, इसका जवाब सही है, एक नहीं होगा। इसका जो जवाब है, राइट आंसर है वो माता पिता एवं भाई बहन, प्री बाल्यावस्था में, यहाँ पे जो है प्री मतलब अर्ली अर्ली चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में जो उनको ज्यादा उनकी व्यवहार में भूमिका निभाते हैं वह है माता पिता एवं भाई बहन, अध्यापक नहीं है, अध्यापक और साथी उनके और भाई बहन एवं अध्यापक नहीं है, जो ज्यादा भूमिका निभाते हैं वह जो है वो माता पिता एवं भाई बहन निभाते हैं। यहाँ पे जो उनका जो जवाब है वो चार होगा, एक नहीं है, एक यहाँ पे गलत है, चार जवाब सही है। ठीक है, चाइल्डहुड कहाँ से शुरू होता है, बताया नहीं था क्या आपको, चाइल्डहुड, यहाँ पे चाइल्डहुड नहीं है, अर्ली चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यानी जो चौथा वाला जवाब है ये सही है, यहाँ पे एक गलत है, यहाँ पे चौथा जवाब सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 3 वर्ष से, 3 वर्ष से अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट हो जाता है, 3 वर्ष से। हाँ, हाँ, कहाँ से शुरू होता है, हाँ हो गया, उनको बता दिया, जवाब दे दिया। चलिए तो माता पिता में भाई बहन करते हैं, वहां भी जो है टीचर का रोल नहीं होता है, तो इसलिए टीचर रोल नहीं वहां पे आएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है जो है 24वां वाला प्रश्न इस तरह से है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। अगर
शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना है टीचर को, तो क्यों होना है? तो क्यों होना है, उसका जो जवाब है इस तरह से: नवीन शिक्षण तकनीकियों का ज्ञान प्रदान करता है, समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करता है, और मूल्यांकन की नवीन तकनीकियों को सीखने में शिक्षक की सहायता करता है, शिक्षक को स्वयं समझने में सहायता करता है, शिक्षक को स्वयं समझने में सहायता करता है, मूल्यांकन की नवीन तकनीकियों को एवं समस्त शैक्षिक सफलताओं को। क्या है जवाब? जवाब दो, एक, दो, जवाब आ रहा है दो, चित्रा दो, हेमलता दो, मनीष पटीर, विशाल सिंह दो, सिमरन जालूदार, निधि। जवाब जवाब फटाफट फटाफट, बहुत सारे लोग जवाब नहीं आए, जवाब आप लोग दे नहीं रहे हैं, जवाब दे नहीं रहे हैं, हमको उसी हिसाब से एंट्री देनी पड़ेगी। हाँ चलिए, बस इतने ही हो गए, थक गए सभी लोग जवाब दे के। तो जवाब यहाँ पे जो है, चलिए आप नहीं दे रहे जवाब तो हम ही दे देते हैं। जवाब इसका जो है दो, समस्त शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में जो है यह मदद करता है, समस्त शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में यह मदद करता है, सभी प्रकार की शैक्षिक समस्याएं यह जो है वह निभाता है। चलिए, कमल शर्मा दो, सोहन शर्मा दो, कमल चौधरी दो और सोहन शर्मा दो। चलिए आगे चलते हैं। 24वां प्रश्न हो गया, 25वां लेते हैं। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है: वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के संबंध में, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के संबंध में कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है? तो दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक है, वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास बाह्य कारक को की आवश्यकताओं को करती है। वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाती है। दोनों प्रक्रियाएं बाह्य हस्तक्षेप के कारण चलती हैं। कौन सा जवाब सही है? जवाब जवाब दीजिए। वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है? सही बात देना है। दूसरा, दो सही है, दो सही है, सिमरन चौहान दो सही है, दो सही है। वृद्धि प्राकृतिक है तथा विकास बाह्य कारक की आवश्यकता है। अच्छा, दो दो जवाब सही है, दो जवाब सही है, दो जवाब सही है। एक ने दो दिया तो सारे लोगों ने दो देना स्टार्ट कर दिया। एक गड्ढा में गिरा, सभी गड्ढे में गिरेंगे। दो सही है, दो सही है, दो सही है, दो 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 सही है। भूमि चार्जर चार्जर चार्जर। हम्म, हाँ, तो एक सही है। अभी बदल गया जवाब। इतना देरी में देंगे तो भाई नहीं चलेगा, इतना देरी में जवाब नहीं आना चाहिए। जालूदान और सुनील बगरिया, इतना देरी में जवाब नहीं आना चाहिए। चलिए जवाब लेते हैं, इसका उत्तर ले लेते हैं। उत्तर क्या है? उत्तर है एक, दोनों प्रक्रियाएं प्राकृतिक है। दोनों ही प्रक्रियाएं जो है वो प्राकृतिक है, वह हमेशा वह जो है नेचुरल रूप में चलती हैं, चाहे वो वृद्धि हो चाहे विकास हो, वो दोनों नेचुरल रूप में चलती हैं। तो इसलिए ये पहला वाला जो जवाब सही है। दूसरा, वृद्धि और प्राकृतिक है और विकास बाह्य कारक से संबंधित है। ऐसे कैसे? विकास भी अंदर से चलता है। वृद्धि संतोषजनक है, विकास होता हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। दोनों प्रक्रियाएं वाय से हस्तक्षेप करती नहीं। यहाँ पे जो पहला जवाब है वह सही है, पहला जवाब सही है। तो 25 तक हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला वाला जवाब लेते हैं। प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है? भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है, भाषा स्वयं में एक डैश 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 व्यवस्था है। तो वह कैसी व्यवस्था है? भाषा कैसी व्यवस्था है? कैसी व्यवस्था है? तो नियमबद्ध है, तार्किक है, सरल है, जटिल है। कैसी व्यवस्था है? भाषा एक कैसी व्यवस्था है? जवाब दीजिए। भाषा एक कैसी व्यवस्था है? नियमबद्ध व्यवस्था है, तार्किक व्यवस्था है। कोमल शर्मा एक, सिमरन सिमरन चार, सुनील एक, आरती दो, उषा एक, मनीष चार। जवाब: सोनी चार, देशराज सुगना तीन, जालूदान एक। भाषा एक क्या है? जटिल प्रक्रिया है। भाषा एक अपने आप में जटिल प्रक्रिया है। भाषा एक सरल प्रक्रिया है, भाषा एक तार्किक प्रक्रिया है, भाषा एक नियमबद्ध प्रक्रिया है, भाषा एक नियमबद्ध प्रक्रिया है, भाषा तार्किक प्रक्रिया है, भाषा सरल प्रक्रिया है। यहाँ किसका क्या जवाब आ रहा है? कमल कमल ने बोला एक और सोहन शर्मा ने बोला चार। हाँ, तो जो है एक, यहाँ पे जो जवाब है वह सही है। चलिए जवाब ले लेते हैं। तो जवाब ले लेते हैं। जवाब क्या है? एक, भाषा अपने आप में एक नियमबद्ध है। भाषा अपने आप में एक नियमबद्ध, भाषा में अपना खुद का ग्रामर होता है, भाषा में अपना खुद का ग्रामर होता है। तो नियमबद्ध होने की वजह से ही वह जटिल होती है, नियमबद्ध होने की वजह से ही वह जटिल होती है। यानी जहां जहां पे नियम अगर लगे होंगे तो वह जटिल लगेगी, जहां नियम ही नहीं तो वहां फ्लेक्सिबल होंगे। यानी यह क्या है? यह नियमबद्ध है। नियमबद्ध, इसका जवाब जो है वो नियमबद्ध है, जटिल इसका सही जवाब नहीं है। सही जवाब जटिल नहीं है, सही जवाब जो है वह नियमबद्ध है। सही जवाब इसका नियमबद्ध है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगला जवाब लेते हैं। अगला जवाब प्रश्न जो है वो लेते हैं। हाँ,
प्रश्न है कुछ इस तरह से, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण यानी लैंग्वेज का एक्विजिशन करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। अगर जो हमें भाषा अर्जन कराना है तो उसके लिए जरूरी क्या है? भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। कोमल शर्मा 4, उषा कुमारी 3, सतपाल 4, विशाल सोनी 4, सुनील बगारिया 4, हेमलता निधि विशाखा 4। जवाब 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 प्रेम पुरोहित 4, सुगना सोनी 4 4। फटाफट जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब नहीं आ रहे सभी के, जवाब नहीं आ रहे सभी के। चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं हम 30 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकेंगे भाई। जवाब है इसका 4, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, यानी भाषा जितना अलग अलग रूपों में प्रयोग होगी उतना ही भाषा अर्जित होगी। भाषा का अर्जन करने के लिए अलग अलग जगहों पे प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया हुआ था 3E का प्रयोग, मैंने बताया हुआ था क्या? 3E का प्रयोग, तो 3E जो है वो प्रयोग होना चाहिए। 3E का प्रयोग, एक्सपीरियंस, एनवायरमेंट और एक्सपोजर। 3E का प्रयोग अलग अलग जगहों पे जब भाषा का प्रयोग होगा तो ऑटोमेटिक जो है भाषा विकसित होगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे आगे चलते हैं, अगला वाला बात पे चलते हैं। तो जो है अगला वाला हमारा प्रश्न है 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण क्यों कराना? तो क्यों कराने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं, चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन देखिए सभी लोग। हाँ, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण को सीखने पर बल देना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। कौन सा जवाब सही है यहाँ पे कौन सा जवाब सही है? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील करना और भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। क्या सही जवाब हो सकता है? 3, चालूदान 3, सतपाल 1, सतपाल 1, सुगना सोनी 1, कोमल शर्मा। जवाब 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 फटाफट फटाफट फटाफट। यहाँ पे जवाब नहीं आएंगे बहुत सारे लोगों के, क्योंकि पता है ये आसान जवाब नहीं है, यहाँ सो जाएंगे सब लोग। सिमरन सिमरन चौहान, हिमाली जानी, सरफेस ज्ञान नहीं आएगा अभी, यहाँ जवाब नहीं आएगा। हाँ, सुनील बगारिया, और कोई? जवाब 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 फटाफट। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोधता का सही रूप में समझने में, कमल चौधरी 28 का 3। अच्छा, हाँ, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं, मुझे पता था। हाँ चलिए चलिए आगे चलते हैं। इसका जवाब क्या है? जवाब जो है इसका वह 1 है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध का सही रूप में भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। जवाब 1 नहीं, यहाँ पे भी जवाब 1 नहीं है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, यहाँ पे भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य एक तो है ही नहीं, तो एक यहाँ पे जवाब जो है यहाँ सही नहीं है। यहाँ पे जो जवाब है यह मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ये एक तो है नहीं, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को जो है ये करना, तो ये हो नहीं सकता है। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, ये हो सकता है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा शिक्षण का सृजनशील प्रयोग करना, ये भी हो सकता है। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, ये जो उसकी बात का हो सकता है। तो जब अगर हम बात करेंगे तो भाषा शिक्षण में व्याकरण सीखने पर बल तो देना ही होता है, पर भाषा शिक्षण का और क्या उद्देश्य होता है? उसका जो अनुभव है, निजी अनुभव है, उसके आधार पे सृजनशील प्रयोग करना। यह जो इसका 3 जवाब जो है हो सकता है। जो 30 का जो जवाब है वो तीसरा सही है, एक जवाब नहीं सही है, इसका तीसरा जवाब वो सही है। हतोत्साहित करना नहीं होता है, हतोत्साहित करना तो बिल्कुल नहीं होता है, तो तीसरा जो जवाब है उसका ये सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला प्रश्न लेते हैं। 29वां प्रश्न जो है वो कुछ इस तरह से है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या? पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणीय नियमों का स्मरण, भाषा प्रयोग के अवसर। क्या सही है? जवाब दीजिए। 4 भाषा प्रयोग के अवसर। चालूदान एकदम आसान है ये। हाँ, आरती गुर्जर 3, हेमलता 4, कोमल शर्मा 4, सुगना सोनी 3, व्याकरणीय नियमों का स्मरण। प्राथमिक स्तर पर भाषा क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा का कैसे करना है?
तो प्राथमिक स्तर पर चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। जवाब है 4, भाषा प्रयोग के अवसर देना। भाषा प्रयोग के अवसर देना, यह जो है इसका जवाब सही है। चलिए अंतिम प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से है। अंतिम प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। भाषा सीखने की कौन सी विधि, ऐसी कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना ही, यानी मदर टंग को मीडियम नहीं बनाती है, फिर भी दूसरी भाषा सिखाती है। तो दूसरी भाषा सिखाती है वो क्या है, उसके लिए कौन सा विधि है? उसके लिए विधि है अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है इसमें से, कौन सी विधि है जो कि मदर टंग को साथ में नहीं लाती है, मदर लैंग्वेज को जो है वो साथ में नहीं लाती है? कौन सा सही है? तीसरा 4, विशाल सिंह 4, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए, जवाब नहीं आ रहे, उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब जवाब जब चालूदान 4 4, अभी बहुत सारे लोगों के जवाब बाकी हैं। सतपाल 4, इतना समय नहीं लगना चाहिए, फटाफट आना चाहिए। निधि यादव 4, विशाखा 4, सुगना सोनी 4। चलिए एक नहीं है, श्रेणीदान जी एक नहीं है, अनुवाद विधि नहीं हो सकता है, अनुवाद विधि नहीं हो सकता है। जो इसका जवाब है वो 4 है, जवाब जो है 4 है, वो सही है, परफेक्ट जवाब है 4। तो चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से जो है आज की प्रश्नावली में आप लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी अब यहाँ पे खत्म होती है। आज जो है अब मैं आपके सामने कुछ जो है फैक्ट है, वो फैक्ट आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, वो आप लोग जो है उसको देख लीजिए। फैक्ट जो आप लोगों ने पहले भी जाने हुए हैं, क्या है, संरचनावाद जो है 1879 में विलियम वुड के द्वारा, जो कि प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी, वहां पे जो है वो तब से जानी जाती है संरचनावाद। उसके बाद मनोविश्लेषणात्मकवाद जो है वो 1900 में से सिगमंड फ्रायड इसके जो प्रणेता है वह स्टार्ट हुई थी। गेस्टाल्टवाद, समग्रवाद 1912 में कोहलर, कोफ्का, वर्दिमर और लेविन के द्वारा स्टार्ट हुई थी। उसके बाद व्यवहारवाद जो है वह 1912 में जेबी वॉटसन के द्वारा, व्यवहारवाद जेबी वॉटसन के द्वारा 1912 में, जिसको पर्यावरणवाद भी कहते हैं, पर्यावरणवाद का जनक भी कहते हैं या पर्यावरणवाद को मानने वाला भी कहते हैं, ये है। सामाजिक अधिगम 1986 में अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा जो है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया था 1986 में। ये जो फैक्ट है ये आप याद रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं और अपने नोट में नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है स्मरणीय तत्व क्या है, वो है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये वाटसन ने कहा है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, ये वाटसन ने कहा है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषणात्मक विधियों के द्वारा। अचेतन मन, अनकॉन्शियस स्टडी जो है वो मनोविश्लेषणात्मक विधियों के द्वारा किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता जो है वो सिगमंड फ्रायड है, मैंने पीछे बताया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है एक व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, यहाँ पे नवज्ञान लिखा है, व्यवहार का विज्ञान है। सहसावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है 90% तक। सहसावस्था में जो मस्तिष्क का विकास है वह 90% तक हो जाता है। तो यहाँ तो जो था आज कुछ फैक्ट थे और मैंने आपके सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करी। अब आप लोग जो है, अब इसमें से आपने कितना जवाब दिया है वो आप अपना नोट करिएगा कि आपने 50% दिया है, 60% दिया है, 80% दिया है, 90% दिया है, 70% दिया है, कितना जवाब दिया है और अभी कितनी प्रैक्टिस करनी बाकी है। तो आज के प्रश्न जो है कुछ क्या लगभग 60% अप्लाइड प्रश्न थे। 60% जो है प्रश्न आज के अप्लाइड प्रश्न थे और आज के प्रश्न सीटेट से थे, सीटेट के 2012 का, सीटेट का 2015 का, सीटेट का 2021 का यहाँ से था और हाँ सीटेट 2013, 15 और 21 इसमें से थे। फिर यूपी टेट का था 2013 का, फिर उसके बाद जो है वो स्टेट वो उत्तराखंड का टेट का था, एस टेट का था, रीड के 2 प्रश्न थे। तो ऐसे सभी जगहों से प्रश्न, आज ये सारे टेट के प्रश्न थे। तो टेट के प्रश्नों में आपको पता है कि अप्लाइड टाइप के प्रश्न आते हैं और आज आप बहुत सारे लोग जो है वहां गच्चा खा गए हैं कि बहुत सारे लोगों को प्रश्न का जवाब नहीं आया है। हाँ बहुत सारे लोगों को 30 में से 26 नंबर, वेरी गुड, 30 में से 26 नंबर, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया। कमल चौधरी ने 30 में से 26 नंबर लाया। अब ऐसे ही आप लोग कितना नंबर लेके आए हैं, आप लोग अपना 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 जो है वो आकलन कर सकते हैं कि हम कितना नंबर लेके आए 30 में से। सर 7 वेंट रॉन्ग टुडे, अच्छा 7 गलत गए हैं। हाँ अभी ऐसे ही सारे लोग, अब बहुत सारे लोगों ने तो जवाब ही नहीं दिया है, बहुत सारे लोगों ने तो जवाब ही नहीं दिया है कि कितना हुआ। 30 में से 22, वेरी गुड। 21 सही है सर, सही थे, वेरी गुड। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, अपने नोट किए होंगे तो किसके कितने थे, अभी कितनी मेहनत करनी है। 8 रॉन्ग, हाँ ऐसे ऐसे 8 में से आपने तो 8 तो जवाब ही नहीं दिए, 8 रॉन्ग हुए आपके, 8 के तो जवाब ही नहीं दिए। चलिए और चलिए, हाँ और कितने, श्रेणीदान 23, 23 है। और चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 13 रॉन्ग, मनीष पटेल के 13 रॉन्ग, निधि यादव 23, हाँ
अभी सोचिए अभी और कितनी मेहनत करी है। 18 राइट है, दालूदान के 18 राइट है। और कोशिश करनी है और मेहनत करनी है। हाँ आगे चलिए, और कितने, और कोई, और कोई? चलिए ठीक है, तो आप लोग अपना असेस कर लीजिएगा कि कितना आपने किया है और अभी कितनी मेहनत करनी बाकी है, कितना प्रैक्टिस करना बाकी है, कितना और अप्लाइड लगाना है। अप्लाइड और कितना लगाना है ये आपको 13 रॉन्ग है मनीष। हो गया, चलिए। तो अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे आप लोगों ने बहुत बढ़िया से सपोर्ट किया है, ध्यान किया है, तो थैंक यू सभी को। सभी लोगों ने ध्यान से सुना, समझा। थैंक यू सो मच। जो है अब यहाँ से अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न हम एक आध दो ले लेते हैं, अगर किसी के प्रश्न है तो। हेलो। अदरवाइज मिलेंगे कल। हेलो सर। ओके, किसी को